जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो जो मैंने इन्वायरमेंट के 375 क्वेश्चन कराए थे, जो उसकी प्लेलिस्ट बनी थी, ये उसके ही आगे का पार्ट है। ठीक है, एक वीडियो बस आपको और दूंगा, पूरी इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। डिटेल एनालिसिस के साथ इन्वायरमेंट के सारे लेक्चर हैं, इनको अच्छे से कर डालिए। यूपी पीसीएस में इस इन्वायरमेंट को प्लस इस इन्वायरमेंट के PYQ प्लस टेस्ट सीरीज, इनको अगर आपने कर डाला तो 8 से 10 सवाल इन्वायरमेंट के आप आराम से सही कर लोगे। तो अच्छे से देखिए, और कैसा वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 376 कह रहा है, जीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड इन विच स्टेट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का विकास जो है पहली बार किस राज्य में हुआ था? ठीक है, पंजाब, सिक्किम, कर्नाटक या महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में हुआ था। जीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर जो डेवलप हुआ था सबसे पहले कहाँ? कर्नाटक में हुआ था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको ये पता होना चाहिए कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि जो है या जीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर, ये एक्चुअली में होता गया है। तो इसका मतलब सिंपल से नाम से जैसा कि पता चल रहा है, शून्य बजट, कोई आपका बजट नहीं आएगा। जो भी आपको खेती करनी है, क्रॉप उगानी है, कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है, किसी भी तरह का पेस्टिसाइड जो कीटनाशक हम लोग डालते हैं उसका यूज़ नहीं होता, कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो कि कर्नाटका में पहली बार हुई है। ठीक है, अगला है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ये बताना है आपको। तो ये तो आपको पता ही होगा कि 5 जून को मनाते हैं, तो सब में देखो कॉमन है 5 जून। पहली बार कब मनाया गया था आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली बार मनाया गया था 1973 में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पहली बार कब मनाया था? 1973 में मनाया था। गॉट इट। अगला देखते हैं 378 क्या कह रहा है। 378 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक संगठक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अबायोटिक कंपोनेंट। एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक, जो जिसमें जान होती है। अबायोटिक जिसमें जान नहीं होती है। तो माउंटेन, रिवर, रॉक, प्लांट, इसमें से अबायोटिक कौन है? तो ये तो मुझे लगता है आप आराम से बता सकते हो, है ना। अबायोटिक कौन है भाई? पर्वत, ठीक, नदियाँ हो गई, चट्टानें हो गई, ये सब अबायोटिक में आती हैं। बट प्लांट जो होते हैं ये बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 379। पर्यावरण में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण क्या कहलाते हैं? व्हाट आर दी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड? समुदाय, निकेत, ज्वार, नदमुख या पीड़क, यानी कम्युनिटी, नीच, इस्चुरे या पेस्ट, है ना। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी भी स्पीसीज की? ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग निकेत या नीच। अब इकोलॉजिकल नीच होती क्या है? इकोलॉजिकल नीच होती है, जैसे हम बोले ना कि यार आज सोसाइटी में लोगों की नीच क्या है, मतलब बेसिक ज़रूरतें क्या है ना। तो जो भी उसका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो जो उसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं ना, उसको उसकी नीच बोला जाता है ना। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कार्यात्मक लक्षण होती है, क्या क्या उसको चाहिए। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द UN in 1983 टू स्टडी द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड? ब्रुकलैंड कमीशन, ब्रूटलैंड कमीशन, मैक्सवेल कमीशन या नन ऑफ द अबव? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण की समस्याओं के अध्ययन के लिए बनाया गया था ब्रुटलैंड कमीशन 1983 में। कब? 1983 में बनाया गया था। याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगला कह रहे हैं, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? चिपको मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट, है ना, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन या एयर पोल्यूशन। तो आपको पता होगा ये चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा की जो लीडरशिप थी उसमें वनों की कटाई के लिए उत्तराखंड में शुरू हुआ था, है ना। तो किसके लिए हो जाएगा? आपके वनों की कटाई के लिए या डिफॉरेस्टेशन के लिए। चलिए 382 देखते हैं। कह रहा है 1730 में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध बिश्नोई आंदोलन शुरू करा था? बिश्नोई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1730? तो बहुत ही आसान है, आपने लॉरेंस बिश्नोई का तो नाम सुना होगा, वहाँ से अटैच कर सकते हो भाई, राजस्थान की कम्युनिटी है ये। तो राजस्थान में ही पेड़ों की कटाई के लिए शुरू किया गया था बिश्नोई मूवमेंट 1730 में। समय भी साथ में याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगला है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, ये मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर मेजर बाय, तो ये आपके ऑक्सीजन मतलब ऑप्शन है, क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर, ओजोन डिजॉल्व इन वाटर, नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, मैं बता चुका हूँ आपको, साइंस में भी कराया और इन्वायरमेंट में भी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 384 देखते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मोस्ट हाउस होल्ड केमिकल पॉल्यूशन? बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, रूम स्प्रे या बर्निंग ऑफ मस्कीटो रेपेलेंट। ठीक है, आसान है। सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है पॉल्यूशन? तो सबसे ज़्यादा होगा भाई कोयले को जलाने से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कार्बन कंटेंट निकलेगा इसी से निकलेगा। कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित है ये बताना है। करेक्टली मैच कौन है? मेथिल आइसोसाइनेट, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, स्किन कैंसर, फ्लोराइड पोल्यूशन, भोपाल गैस ट्रेजेडी, सल्फर डाइऑक्साइड, टीथ। तो बहुत ही आसान है। ओजोन अगर हट जाएगी तो हमें स्किन कैंसर के कॉज चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ओजोन होती कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। मेथिल आइसोसाइनाइड की गैस लीक की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है ये एसिड रेन के लिए होती है, और फ्लोराइड पोल्यूशन से हमारे दांत को नुकसान होता है। अगला, जेट फ्लो इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ। जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? वेदर फ्रंट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, पीरियोडिक वाटर मूवमेंट या लैंडस्लाइड विंड। ठीक है, जेट फ्लो इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ, किसका है भाई स्पेशल फॉर्म? ये आपको बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेट फ्लो, लैंडस्लाइड विंड, है ना, या भूविक्षेपी पवनों को बोला जाता है जेट फ्लो। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉज ऑफ मोस्ट हाउस होल्ड केमिकल पोल्यूशन। तो ये तो वापस से रिपीट हो गया है ना, ये हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण के कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल या मैन मेड रिसोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? न्यूक्लियर पावर प्लांट, कॉस्मिक रेडिएशन या टेस्टिंग ऑफ एटम बम्स। तो देखो, आर्टिफिशियल एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, दूसरा होता है टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक बम। ठीक है, यानी परमाणु बम का परीक्षण और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये होते हैं मानव निर्मित। कॉस्मिक रेडिएशन नहीं हो, यानी 1-3 हो जाएगा इसका आंसर। 389 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। ठीक है, सेकेंडरी मतलब क्या होता है? जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो खुद ही पॉल्यूशन क्रिएट करता है, सेकेंडरी जो दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आने से करता है। अब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। क्यों? डायरेक्ट ये रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर में मिलके एसिड रेन कराता है, ये प्राइमरी। और ये स्मॉग है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है और धूल कण है, उनके मिलने के बाद ये बनने का, है ना। ये सब जो है सेकेंडरी होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ग्रुप कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, अगला है, नॉक नी सिंड्रोम अकर। नॉक नी संलक्षण उत्पन्न होता है किसकी वजह से? मर्क्यूरी कंटामिनेशन द्वारा, लेड पॉल्यूशन द्वारा, आर्सेनिक कंटामिनेशन द्वारा या फ्लोराइड कंटामिनेशन द्वारा। तो नॉक नी सिंड्रोम होता है आपके फ्लोराइड कंटामिनेशन या फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। ठीक है, 392 देखते हैं कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कम घनत्व वाली पॉलीथीन से प्लास्टिक थैलियाँ बनती हैं जो वास्तव में कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। आम्लीय वर्षा और प्रदूषकों को शुष्क संग्रह जो धरती के तल पर किया गया वो मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन मेक्स प्लास्टिक बैग्स दैट नेवर रियली गेट डिस्ट्रॉयड। एसिड रेन, ड्राई कलेक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट दैट हैव बीन कैरीड आउट ऑन द अर्थ सर्फेस कंट्रीब्यूट टू सॉइल पॉल्यूशन। कौन सा सही होगा इसमें? दोनों सही हो जाएंगे बिल्कुल, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल इसके ठीक है। अगला, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। दो पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है, और वह क्षेत्र जहां कोई जीव दैनिक या आवधिक आधार पर निवास तथा विचरण करता है उसे गृह परास के रूप में जाना जाता है। चेंजेस इन कम्युनिटी और स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटाट्स आर नोन एज एज इफेक्ट। देयर आर द एरिया वेयर अ लिविंग बीइंग रिसाइड एंड मूव्ड ऑन अ डेली और पीरियोडिकल बेसिस नोन एज होम रेंज। दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है इसमें, है ना। याद रखिएगा, एज इफेक्ट क्या होता है? जो चेंजेस होती हैं टू हैबिटाट। मान लो ये पानी है और ये आपका लैंड है, कछुआ है, इधर से नदी से पानी में जा रहे हैं ना, तो ये एज इफेक्ट हुआ ना, जो कोने में है। ठीक है, जो दो हैबिटाट के बीच में बाउंड्री है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको गलत बताना है। कौन सा गलत है? 394 में कह रहा है, प्रवाल एक प्रकार के कशेरुकी जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर रचना वाले खोल में रहते हैं। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने के लिए अनुकूल होता है, और प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए लगभग 32 से 40% लवणता आवश्यक होती है।
Corals are vertebrates that live in hard shell composed of calcium carbonate. Corals are found at shallower depth because there is a lack of sunlight and oxygen at higher depth. The temperature of about 20 to 21 degrees Celsius in tropical sea water is favorable for survival of coral reefs. About 30 to 40% सैलिनिटी इज नेसेसरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको नोट करना चाहिए। सैलिनिटी चाहिए 32 से 40, बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर 20 से 21, वो भी ट्रॉपिकल एरियाज़ में सिर्फ। और कोरल को क्या चाहिए, हमें ज़्यादा कम गहराई चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गहराई में सनलाइट नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं। ये तीनों सही है। ये वर्टिब्रेट्स नहीं होते, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में भी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संबंध में है क्वेश्चन, ठीक है। यह प्रति लीटर जल में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। प्रति लीटर जल में मिलीग्राम ऑक्सीजन के बीओडी के माध्यम से जल के प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है। और बीओडी का जो उपयोग है वो अधिकतर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में किया जाता है। और बीओडी के उच्च स्तर का जो मतलब है कि जल में बड़ी मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज मेजर्ड थ्रू बीओडी। बीओडी इज मोस्टली यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हाई लेवल बीओडी मीन that a large amount of organic matter present in water require little oxygen to decompose। तो देखिए सब तो ठीक है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर जो है पानी में ज़्यादा है तो उसको लिटिल ऑक्सीजन नहीं, उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज होने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मांग रहा है। क्योंकि जब कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से आपको इसमें गलत बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यह अवधारणा सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा पेश की गई थी। कौन सी है? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट से संबंधित, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इसे विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून 2001 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इसने पारितंत्री सेवाओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: व्यवस्था सेवाएं, समर्थन सेवाएं और नियंत्रक सेवाएं। स्वच्छ जल और जैव रसायन व्यवस्था सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पे बेस्ड सवाल है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय कोफी अन्नान, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ यूएन, ठीक। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है इट हैड बीन फॉर्मली लॉन्च ऑन 5 जून 2001 coinciding with World Environment Day. तीसरा कह रहा है इट हैज़ डिवाइडेड द इकोसिस्टम सर्विस मेनली इनटू 3 कैटेगरी: प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज। क्लीन वाटर एंड बायोकेमिस्ट्री कम अंडर द प्रोविजनिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसने परितंत्री सेवाओं को 3 नहीं 4 भागों में विभाजित किया था। किसने? 4 भागों में, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल, सपोर्टिंग। प्रोविजनिंग थी, सपोर्टिंग थी, रेगुलेटिंग थी, एक कल्चरल भी थी, है ना। कौन सी थी? कल्चरल भी थी। तो ये हो जाएगा आपका गलत। चलिए अगला देखते हैं। 397 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र को उनकी उत्पादकता के घटते क्रम में लगाना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना प्रोडक्टिविटी, यानी ज़्यादा से कम में सेट करना है। मैनग्रूव, ग्रासलैंड, लेक और ओशियन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है किसकी होती है? ग्रासलैंड, मैनग्रूव की होगी, फिर ग्रासलैंड, लेक, ओशियन की सबसे कम होती है, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। चलिए 398 नंबर देखते हैं। इनमें से गलत कौन सा है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये बताना है आपको, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत होगा? समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है क्योंकि यह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। पादप प्लवक को महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की अंतिम कड़ी माना जाता है और पादप प्लवक अपना भोजन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके बनाते हैं और इन पादप प्लवक को जीव प्लवक द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। पादप प्लवक कार्बन ग्रहण करके समुद्री खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। द सी एक्ट लाइक अ स्टोर हाउस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिकॉज इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एवरी डे। फाइटोप्लैंक्टन इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट लिंक ऑफ द ओशन इकोसिस्टम। Phytoplankton make their food by consuming carbon dioxide from the atmosphere and these phytoplanktons are further eaten by zooplankton. Phytoplankton form the marine food chain by ingesting carbon. तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अगला है उस विकल्प का चयन करो जो आदर्श खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एग्जाम्पल ऑफ आइडियल फूड चेन। ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लॉयन, ग्रास, फॉक्स, रैबिट, लॉयन, रैबिट, ग्रास, फॉक्स, लॉयन या फॉक्स, लॉयन, ग्रास, रैबिट, ठीक है। तो क्या होगा भाई? घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर खाएगा। क्या ये बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। एक अच्छी फूड चेन यही तो होगी, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। द एनर्जी पिरामिड इज एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया, कैलोरी पर यूनिट एरिया, किलो कैलोरी यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या कैलोरी यूनिट एरिया। जो ऊर्जा पिरामिड है, नहीं एनर्जी जो होती है, ये कैसे जाती है, ऐसे जाती है भाई, है ना, और हमेशा डिक्रीज होती जाएगी, नीचे ज़्यादा होगी और ये कम होती जाएगी, है ना, 10% एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना, कितनी कैलोरी एक एरिया में कितने टाइम में गई है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 401 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट साइकिल रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, जो विनाइट्रीकरण जिसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, इसकी प्रक्रिया में सही चक्र क्या होता है। ठीक है, ये आपको पहचानना है इसमें। मतलब नाइट्रेट, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्राइट बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस जिसको कहते हैं, या नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका मैं आंसर ही बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो, सबसे पहले नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन गैस बनती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चक्र, जो आपको याद रखना है। क्या क्या, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 402 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये बताना है इसमें। तो उन्नाव में स्थित नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल है, और बुलंदशहर में स्थित ऊपरी गंगा जो है, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है, तो कौन सा गलत है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी लोकेटेड उन्नाव इज द स्मॉलर रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया, और अपर गंगा रिवर लोकेटेड इन बुलंदशहर इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन यूपी इन टर्म्स ऑफ एरिया। कौन सा गलत है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। 403 कह रहे निम्नलिखित में से किन राज्यों के रामसर स्थलों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की संख्या के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा टोटल भारत में रामसर साइट्स कितनी है। टोटल भारत में 80 रामसर साइट, 80 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं, और 10 आपको याद रखनी, एग्जाम में आपसे पूछेगा जरूर। अब एमपी में अगर बात करें तो एमपी में 4 है रामसर साइट्स, और उड़ीसा में जो रामसर साइट्स हैं वो 6 हैं। ठीक है, तो एमपी और उड़ीसा की मिला के यूपी के बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा। और अगर एमपी अभी बताई 4, और गुजरात में कितनी है, गुजरात में भी 4 ही हो जाएंगी। उड़ीसा में 6 हैं और पंजाब में भी 6 हैं, पंजाब में 6 हैं, और तमिलनाडु में 16 रामसर साइट्स हैं। कितनी है, 16 रामसर साइट, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है 16। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 404। फूड चेन बतानी, इसमें से कौन सी सही है फूड चेन। मेढक, कीट, सांप, बाज, कीट, मेढक, सांप, बाज, सांप, मेढक, कीट, बाज, बाज, मेढक, सांप, कीट। ठीक है, मतलब कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहले जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट आएगा, फिर फ्रॉग आता है, फिर स्नेक, हॉक आता है ना, भाई कीड़ों को खाता है मेढक, मेढक को सांप, सांप को फिर हॉक खाएगा। अगला देखते हैं। अगला कहता है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कौन सा इसमें प्रोटेक्टेड नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। कोयलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट द्वारा नहीं है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। अगला है निम्नलिखित कथनों में विचार करना, कौन सा कथन सही है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा इसमें। जैट्रोफा के बीजों से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है, नंबर 1। एंडोल्फान एक प्रकार का कृंतकनाशी होता है। चमगादड़ प्रकृति का रडार कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, देखते हैं। बायोफ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीट्स ऑफ जैट्रोफा, ये ठीक है। और एंडोसल्फान इज अ टाइप ऑफ रोडेंटोसाइड। देखिए, एंडोसल्फान इज अ टाइप ऑफ रेंटोसाइड, ये गलत है, क्योंकि ये कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है ना, ना कि रेडेंटोसाइड है, तो ये तो गलत है। बैट्स आर कॉल्ड द रडार ऑफ नेचर, ये सही है। पहला और तीसरा सही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पूरा इन्वायरमेंट देखिए इन 500 क्वेश्चनों से कवर हो गया, क्योंकि काफ़ी डिटेल में सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, 407 नंबर पर आ जाते हैं। 407 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है। पश्चिम बंगाल सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य, झारखंड मयूर झरना हाथी अभ्यारण्य, उड़ीसा मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ बैतामी हाथी अभ्यारण्य। देखिए, इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य ये झारखंड में है, ठीक, और मयूर झरना पश्चिम बंगाल में है, मयूर झरना पश्चिम बंगाल में है। और जो आपका बैतामी हाथी अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। ठीक है,
और मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य ये तो है ही है उड़ीसा में, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 408 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से भी आपको बताना है कौन सा गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भारत की सबसे उत्तरी रामसर स्थल वूलर झील, भारत की सबसे पूर्वी रामसर स्थल रुद्रसागर झील, भारत की सबसे पश्चिमी रामसर स्थल नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य और भारत की सबसे दक्षिणी रामसर स्थल अष्टमुड़ी झील, ठीक है। तो इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बी है रुद्रसागर लेक, ये आपको बता त्रिपुरा में है, पर सबसे ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो लोकटक लेक आना चाहिए जो कि मणिपुर में है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 409 देखते हैं, कह रहा है उस सही क्रम का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों के मैनग्रोव आवरण के क्षेत्रफल के घटते क्रम को दर्शाता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कहाँ पे मैनग्रोव सबसे ज़्यादा और कहाँ पे कम। तो पहचानिए पहले से, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, इनमें से सबसे ज़्यादा मैनग्रोव आपको कहाँ मिलेगा। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, बिल्कुल उड़ीसा में है ना, महानदी डेल्टा बनाती है, फिर गोवा आ जाएगा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, है ना, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं 410 क्या कह रहे हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में गलत विकल्प चुनना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो लेटेस्ट डाटा है आपके एग्जाम के लिए, यही ज़्यादा रिलेवेंट है। टोटल जो मैनग्रोव कवर है वो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। मैनग्रोव आवरण में 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में केवल गोवा में मैनग्रोव में कमी आई है और पश्चिम बंगाल के केवल दक्षिण 24 परगना जिले में देश का 41.74% मैनग्रोव आवरण मौजूद है। यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल गोवा में मैनग्रोव में कमी आई है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ गुजरात होना चाहिए था, ठीक है, गुजरात में कमी आई है। 411 देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कहाँ पे सबसे जो वन आवरण है, मतलब वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है, तो नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में कम हो जाएगा। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही होगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। बेजल कन्वेंशन, इसका हेडक्वार्टर बेजल स्विट्जरलैंड में है। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिनेवा स्विट्जरलैंड, कौन सा सही। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो इसका हेडक्वार्टर यूके में है, कैम्ब्रिज में है ना, यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज, यानी पहला और दूसरा सिर्फ सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं 413 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन शीर्ष 4 राज्यों में से नहीं है जिन्होंने हाल के अपडेट के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। Which among the following state is not among the top 4 states that have registered highest increase in forest cover as per the recent update? आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना या उड़ीसा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। झारखंड ने नहीं वृद्धि दर्ज की, नहीं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा इन सब ने करी। चलिए 414 है, भारत द्वारा COP26 में की गई निम्नलिखित घोषणाओं के संबंध में गलत बताना है, कौन सा होगा इसमें, ठीक है। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा से। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। रीचिंग 1000 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी 2030। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम 2030 और अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2030 तक भारत ने 500 गीगावाट एनर्जी के उत्पादन के लिए मतलब उत्पादन क्षमता दर्शाई है। रीचिंग एनर्जी कितना, 500 गीगावाट, ना कि 1000 गीगावाट। तो ये गलत हो जाता है आपका यहाँ पे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न बस देखेंगे, कल एक वीडियो और दूंगा, ये आपका एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। आज 415 तक करेंगे। निम्न से सही विकल्प बताना है, कौन सा सही होगा। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 21 सितंबर विश्व मृदा दिवस, 26 जुलाई शून्य उत्सर्जन दिवस, ठीक है। इनमें से कौन सा सही। देखिए जीरो एमिशन डे की अगर बात करें तो ये होता है आपका 21 सितंबर को, तो इसको इधर कर लीजिए, कब होता है 21 सितंबर को। और वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें तो ये होता है आपका 5 दिसंबर को, कब होता है 5 दिसंबर को, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें तो ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, 3 मार्च को होता है। इंटरनेशनल मैनग्रोव डे ये 26 जुलाई को होता है, कब होता है 26 जुलाई, तो याद रहेगा। विश्व मैनग्रोव दिवस 26 जुलाई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, जीरो इमिशन डे 21 सितंबर, ठीक है। तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट वीडियो और देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा ये।